लोलक गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। गर्मियों में सुस्त हो जाती है लोलक की लंबाई बढ़ने से, इसका टाइम पीरियड में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से दोलन का समय बढ़ जाता है, अतः उसमें प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ने से आए टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है, यानी आवर्तकाल। इससे घड़ी सुस्त हो जाती है। यू आर सेंडेस ऑन दी व्हाट्सएप दोस्तों, कमेंट बॉक्सेस इफ़ द रॉन्ग फाउंडेड। तो किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? 2% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाता है। सरल लोलक की लंबाई 4%, लंबाई बढ़ेगा 4% तो आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया तो झूलने का टाइम कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होती है? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी टाइम पीरियड क्या होगी? बढ़ेगी। ओके, टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई एल लैम्ड इस अंडर रूट बाई जी। ओके, टाइम पीरियड। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रमा की घड़ी लोलक की लंबाई ले जाने पर आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का मान चंद्रमा पर जी 1/6 होता है। एक कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग p है। इसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? p² होगा, यानी संवेग का स्क्वायर बाई दुगुना मास स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगा। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत आपका प्रत्यास्थता से संबंधित है, ठीक है। हुक लॉ किससे संबंधित? इलास्टिसिटी से संबंधित है। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? इलास्टिसिटी से। पदार्थ के उत गुण को कहते हैं जिसके कारण वह बाह्य बल लगाने पर विकृति यानी डिफॉर्मेशन आती है। जब एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा तो क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा, परंतु फोर्स हटाने पर उसकी ओरिजिनल जो स्थिति में फिर से आ जाता है। हुक का लॉ कहते हैं। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है या जल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है? देखिए, जल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है, तेल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है होगा। तेल के पृष्ठीय तनाव अधिक होता है, पृष्ठ पर तनाव अधिक होता है, इसलिए वह फैल जाता है। साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत क्या है आपका? पृष्ठीय तनाव है। ओके, प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी किसने दिया था? वर्षा की बूंदे का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो किसके कारण होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार हो जाता है पृष्ठीय तनाव के कारण। कोई भी द्रव न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल रखने का प्रयास करती है, इसी के परिणाम स्वरूप वर्षा की बूंदें गोलाकार रूप धारण कर लेती है। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव है। एक द्रव की बूंद प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव है। पानी की बूंदें गोल होने का पृष्ठीय तनाव होता है, तो ये पानी जिस पात्र में रखा जाता है उसका आकार ले लेता है। जब हम वह स्वतंत्र रूप से गिरता है तो धार जैसा लगता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जैसे जैसे उसकी मात्रा धरती की ओर आती है उसी क्रम में उसका आकार लेती रहती है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम क्यों होते हैं? लार्वा जो है कि सांस लेने में बाधा डाल देता है, लार्वा के सांस में बाधा लेने में डाल देता है, इसलिए स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं। मच्छर पानी की सतह पर अंडे देते हैं, क्योंकि पानी का पृष्ठीय तनाव अंडों के भार को संतुलित करता है। पानी की सतह पर मिट्टी तेल डालने से पानी का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। क्या चीज़ होता है? सरफेस टेंशन कम जाता है। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? कम जाता है, जिससे मच्छर के अंडे पानी में डूब जाते हैं। पानी से निकलने वाले सेविंग ब्रश पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। ये किसके कारण होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण होते हैं। ओके, पृष्ठीय तनाव के कारण होते हैं। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों, ये ठीक है। द्रव पृष्ठ का यह तनाव पृष्ठीय तनाव ही कहलाता है। अच्छा, पानी जब निकलेगा तो सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, ये ऐसे पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। देखिए, ये
स्टैटिक वेलोसिटी बोल रहा है, ठीक है। स्टैटिक वेलोसिटी अगर जाएगा तो स्थिर गति से जा रही है एक गाड़ी, तो उसमें बालक गेंद को उछलाएगा तो उसके ठीक हाथे में ही गिरेगा, उसके हाथ में ही गेंद मिलता है, ओके। लेकिन यही है कि ट्रेन में अगर करेंगे तो सिक्का पीछे की ओर होगा, क्यों? क्योंकि उछलाएंगे तब, क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेटेड मोड में होता है, लेकिन यहाँ पर स्टैटिक मोड में बता रहे हैं ना, इसीलिए। स्थिर गति से जा रही है, खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, ठीक है, उसके हाथ में गेंद जाएगी। नेक्स्ट है आप दोस्तों, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, ओके। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ले जा सकता है, ओके। पहले देखिए, चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में है, ओके। दिस इज ये क्या है? चिकना बर्फ है, वो बीच में है, ओके। तो ये मध्य में विराम में स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम द्वारा वह किनारे जा सकता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा जा सकता है, ओके। न्यूटन के तीसरे गति के द्वारा जा सकता है। यह व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में, किस स्थिति में? विराम स्थिति में है। न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ले जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तट तक ले जाएगा न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते रहते हैं? ये पृष्ठीय तनाव के कारण तैरता है दोस्तों, ठीक है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े पृष्ठीय यानी सरफेस टेंशन के कारण। जब प्योर जल को डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है, हाँ। क्या होता है? घट जाता है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो पृष्ठीय तनाव क्या होता है? घट जाता है। शुद्ध जल में यानी प्योर डिटर्जेंट डालते हैं तो क्या होगा? तो घट जाता है क्या? सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठीय तनाव क्या होता है? साबुन को जल में घोलेंगे, ओके, तो क्या होगा? सरफेस टेंशन घट जाता है। यदि साबुन या डिटर्जेंट आदि को पृष्ठीय तनाव कम करना है तो उसमें क्या होता है? डिटर्जेंट मिलाना पड़ेगा पानी में, ओके। इससे क्या होता है? मैल गहराई तक चल जाते हैं सरफेस टेंशन कम होने से। साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बनते हैं जिससे कि साबुन घोलने का उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। संवातक माने वेंटिलेटर, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ता है जिससे कि रूम ठंडा हो जाता है। सांस से छोड़ी हुई जो गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ती है और बाहर चली जाती है, इसीलिए वेंटिलेटर ऊपर की ओर लगाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। वेंटिलेटर आप देखते होंगे हर रूम में लगा रहता है, क्यों ऊपर लगा रहता है? आपका जवाब यहाँ है। कथन एक, अपमार्जक मैले कपड़े के सफलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं। हाँ सही बात है। अपमार्जक जल का पृष्ठीय तनाव बढ़ा देते, नहीं घटा देते। ए सही, आर गलत है, ओके। सरफेस टेंशन को घटाता है ना कि बढ़ाता है। सरफेस टेंशन को डिटर्जेंट क्या करता है? घटाता है। अपमार्जक रासायनिक रूप से लंबी हाइड्रोकार्बन शुद्ध अभिकर्ता होते हैं। अपमार्जक जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी आयनों और कैल्शियम की मैग्नीशियम के साथ अवक्षेप नहीं देते हैं। अपमार्जक जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देते हैं। अपमार्जक मिला जल कपड़े के धागों में सफलतापूर्वक घुस जाता है, ओके। सरफेस टेंशन कर देता है जिससे कि गंदगी के अंदर आसानी से डिटर्जेंट घुस जाता है जिससे कि कपड़ा साफ करने में आसानी होता है, ओके। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि वहाँ क्या है? वायुमंडल दाब बहुत कम है। वायुमंडल देखिए गुरुत्व नहीं होता है वहाँ, क्या है? दाब के नहीं, गुरुत्व कहना सही होगा, ओके। गुरुत्व यानी ग्रेविटेशन वहाँ नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, इसीलिए वह सीधे नहीं खड़ा रह सकता है। यदि नेशनल का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें पड़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगा? नेशनल का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें पढ़ने वाला जो जल की सच्चाई क्या हो जाएगी? व्यास दोगुना कर दिया है तो आधी रह जाएगी, ओके, आधी रह जाएगी। श्यानता किसकी इकाई है? पॉइज की, ओके। श्यानती किसकी इकाई है? श्यानता किसका इकाई है? पॉइज का। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशनली यानी दो डिफरेंट टाइप का अथी है, केशनली यानी कैपिलरी ट्यूब है इसी तरह, दिस इज ए कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? कैशनरी दोस्तों, ये दिस इज ए पाइप, ओके। यू लोग को एंड सम पाइप इज द दिस टाइप,
ओके दैट दिस इज इट इज दिस इज द कैपिलरी। ओके, या हिंदी में कहा जाता है केशित्व दोस्तों, या केशनली। किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर द्रव क्या होता है, इसमें ज़्यादा चढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि केशनली छोटा है, तो छोटे कम व्यास वाले केशनली में अधिक होगी। ओके, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो केशित्व के कारण ऊपर उठता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर उठता है, जिसके नली का छिद्र केश के समान बारीकी होता है। केशनली कहते हैं। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना के केशित्व कहलाती है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरते रहता है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, दिस इज बिकॉज इधर गिवन ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लोटेशन। आर्किमिडीज सिद्धांत ने दिया था। ठीक है, आर्किमिडीज ने दिया था लॉ ऑफ फ्लोटेशन का, यानी उत्प्लवन का सिद्धांत। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो प्लवन के नियम से संबंधित है। प्लवन जिसे फ्लोटेशन का नियम कहते हैं, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु के भार बराबर द्रव विस्थापित करता है। ठीक है, संतुलित अवस्था में तैरने पर भार के बराबर अपना वाटर को हटाएगा। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होगा। ये याद रखिए, ठोस का जो गुरुत्व केंद्र है और द्रव का जो गुरुत्व केंद्र है, दोनों ही ऊर्ध्वाधर एक ही रेखा में होगा। डेंसिटी द्रव्यमान आयतन, इसका एसआई मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है, तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। यह भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। सही बात है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ओके, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में क्या किया जाता है, डिप किया जाता है, तो वस्तु पर जो ऊर्ध्वाधर जो बल लगता है, ओके, वर्टिकल फोर्स लगता है, वह ऊपर की ओर होता है, जिससे कि उत्प्लावन हो पाता है, यानी उत्प्लावन बल कहते हैं। इसका मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार के बराबर होता है। उत्प्लावन का मान वस्तु के द्रव की गहराई पर निर्भर नहीं करता है। यह द्रव के घनत्व व वस्तु के आयतन के सीधे समानुपाती होता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज है। ओके, न्यूटन कूलिंग लॉ क्या है दोस्तों, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिराकुस आर्किमिडीज 287 ईसा पूर्व से 212 ईसा पूर्व एक यूनानी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी था, अभियंता, आविष्कार, खगोल विज्ञानी भी था। उनके जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, लेकिन शास्त्रीय पुरातन अग्रणी वैज्ञानिक भी माना जाता है। उन्हें जल स्थितिकी, उत्तोलक के सिद्धांत इत्यादि वगैरह दिए थे। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा वह प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है क्या? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए ठोस किस पर निर्भर कर, वो जो उछाल होता है, ठोस द्वारा हटाए गए जो द्रव है उतना ही वो उछलता है। उछाल की मात्रा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रत्येक द्रव के अंदर डूबी हुई वस्तुओं पर एक उछाल बल लगता है। द्रव के जिस गुण के कारण उपरोक्त बल कार्य करता है, वही गुण उत्क्षेप कहलाता है। इस गुण के कारण द्रव में पिंड पर ऊपर की ओर जितना बल कार्य करता है, उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल यानी बायोंसी फोर्स कहते हैं। उत्प्लावन बल को क्या करते हैं? बायोंसी फोर्स या फ्लोटेशन फोर्स, बायोंसी फोर्स कहते हैं। BUOYNCY, बायोंसी फोर्स भी कहते हैं। परिणाम ठोस द्रव हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। बायोंसी फोर्स। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े ना तैरने के कारण क्या है? क्योंकि लोहे का जो डेंसिटी होता है अधिक पानी से, इसीलिए। तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, अधिक हटा देता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, बराबर होने के कारण डूब जाता है। हटाए गए जो पानी है उसका वेट अगर ज़्यादा कम हो जाए लोहे के तुलना में, तब वो क्या होगा? लोहा डूब जाएगा। हटाए गए पानी जितना हटेगा उतना, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी में हटाते, तभी हटेगी जब उसके अपने से कम पानी नहीं बल्कि क्या कर दे, अपने भार के बराबर कर दे या आयतन के बराबर। ओके, अपने आयतन के बराबर कोई भी नाव तभी डूबेगी यदि वह पानी हटाती अपने आयतन के बराबर। ओके, आयतन के बराबर
अपने आयतन के बराबर पानी हटा देती है नाव तक वह डूब जाएगी, कोई भी नाव डूब जाएगी। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो ग्रीस से संबंधित है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो है 287 ईसा पूर्व से लेकर 212 ईसा पूर्व है। ठीक है, यूनानी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, अभियंता, आविष्कारक का खगोल वैज्ञानिक। हालांकि उनके जीवन में कुछ ही विकिरण ज्ञात है। उन्हें शास्त्रीय पुरातन का एक अग्रणी वैज्ञानिक माना जाता है। भौतिक विज्ञान में उन्होंने जल स्थैतिक सांख्यिकी उत्तोलक के सिद्धांत पर दिया है। पानी की बूंदों पर तैलीय पृष्ठों का ना चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव होता है। ठीक है, आसंजक बल यानी आसंजक बल का अभाव होता है। पानी तथा तेल के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल यानी स्टिकिंग जो फोर्स होता है वो कम होता है, जिसके कारण पानी जो तेल होता है सही में या फिर पानी वाला सतह पर नहीं चिपक पाता है। तुल्यकारी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता है पृथ्वी के पश्चिम से पूरब की ओर। ओके, तुल्यकारी या भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं जिसे हम। ठीक है, 24 घंटे के आवर्तकाल से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। 24 घंटा, ये याद रखिएगा, पूछता है 24 घंटे में लगाता है चक्कर। इन उपग्रहों को लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, ये अपने आवर्तकाल के कारण पृथ्वी पर प्रक्षेपण की स्थायित्व प्रतीत होता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? पहिया जो है उसमें बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या करता है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन में ले आता है। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में बदलता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है, जिसे स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलता है। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक के वाइटल के द्वारा किया गया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर आधारित है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। ठीक है, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। हाँ, अतः यह अंतरिक्ष की गतियों के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, सही है बात है। जब ऊपर हवा नहीं है वायुमंडल तो कैसे चल सकता है, क्योंकि जेट अपना ऑक्सीजन वायुमंडल से लेता है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में करता है। ठीक है, और ईंधन में वहन करता है। तो दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों सही है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बर्फ़ तैर कर तो कोई प्रभाव नहीं रहेगा, उतना ही रहेगा। ओके, ये पानी है, इसमें अगर बर्फ़ डालेंगे तो जितना है लेयर उतना ही बना रहेगा। पानी का एक गिलास से एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। यदि वह बर्फ़ टुकड़ा पिघल जाए तो पानी का स्तर वही रहेगा। एक ऊंची इमारतों को गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड का वेग उसका क्या होगा? 3 सेकंड में उसका वेग कितना होगा? ये मैथ है दोस्तों, आपको बताए थे। कैपिटल V बराबर स्मॉल u प्लस AT। अब इसका निकाल लीजिए तो 24.9 होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अतः चांद पर गुरुत्वीय त्वरण 8 इलेक्ट्रॉन है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? ये भी आपको बताया था दोस्तों। वेट इक्वल टू कितना होता है? mg। अब इसका निकाल लीजिए। g का वैल्यू होता है mg/6। ओके, इन ऑन मून पर तब कितना होगा आंसर इसका? 100 किलोग्राम। पावर की शक्ति का सही मात्रक वाट है, यह किसके समतुल्य होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। पावर की SI शक्ति का मात्रा का वाट होता है। ओके, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब वाट शक्ति का SI मात्रक है, या एक जूल प्रति सेकंड के समतुल्य होता है। इसका CGS मात्रक अर्ग सेकंड यानी किलोग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला गोल हो जाती है दोस्तों। ठीक है, भारहीन रहेगा तो वो मोमबत्ती का ज्वाला क्या होगा? गोल हो जाता है। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी गुरुत्व शक्ति का मान 0 हो जाएगा। ओके, ग्रेविटेशनल 0 हो जाता है ना, इसलिए वह गोल बन जाता है। एक केस नली में यानी कैपिलरी ट्यूब में जल का जो अपेक्षा है
तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसका तरल का जो अधिक होता है क्या, पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। ओके, सॉरी दोस्तों, सिस्टम में गड़बड़ आ गया था। एक की नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण क्या है? अभी बताए थे, तरल का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है जल की अपेक्षा। ठीक है, तो आंसर यही होगा दोस्तों। एक कैपिलरी ट्यूब में अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तरल का पृष्ठीय तनाव होता है, कितना होता है? H बराबर पृष्ठीय तनाव बराबर 2T सरफेस टेंशन होता है। ओके, T बराबर cos थीटा बाई RdG, जहाँ H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। निम्नलिखित में किस एक के लिए कैसे तो एकमात्र कारण नहीं है? तो स्याही का सोखना है। ओके, भूमिगत जल के ऊपर चढ़ना, यह भी कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंदे का फैलना, यह भी कैपिलरी एक्शन का होता है। ये नहीं होगा तो ओके, बाकी सब वही है। केरोसिन द्वीप में धागों के बीच में केशनली से तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, कि कैपिलरी ट्यूब से ऊपर चढ़ता है। मास्टिट्यूड से पत्ररंध्र के माध्यम से स्याही का अवशोषण होता है। पौधे के जड़ों से जल का इसके पर्णहरित की ओर बढ़ना कई कारणों से होता है, जैसे केशित्व प्रस्वेदन ससंजक है। गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेविटेशनल का जो सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। ओके, गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने दिया था। इस नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक कण प्रत्येक अन्य कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो कणों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन बलों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के बीच समानुपाती होता है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है नॉट क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी ना बनता है ना विनाश किया जा सकता है। सॉरी दोस्तों, नाउ अगेन इज द क्रिएटिंग ऑफ द प्रॉब्लम। सो आंसर इज आई गिविंग ऑफ द राइट। ओके, मैंने आंसर सही दिया था। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है दोस्तों, याद रखिएगा पलायन वेग। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता होती है उसे पलायन वेग कहते हैं। यानी जिस वेग से हमको पृथ्वी के बाहर जाना है तो उसे हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का मान, इसका मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ना कि किलोमीटर या आवर। पास्कल की इकाई किसकी है? दाब का इकाई है। किसी ताल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। दाब अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दाब समतुल्य किसके है? 1 बार के। क्यूसेक से आप क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की गहराई मापा जाता है या जल का बहाव। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। ओके, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक क्यूसेक का अर्थ होता है प्रति सेकंड 1 घन फुट पानी का बहाव। एक क्यूसेक मैट्रिक इकाई में 28.2 लीटर प्रति सेकंड पानी का बहाव होता है। किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ओके, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर 0 होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार घट जाएगा लेकिन मास वही रहेगा। ओके, तो भार एक ही ऑप्शन है यही। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो भार घट जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है, इसलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है। परंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर mg होता है। आपको बता दिए हैं दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। बीच बीच में सिस्टम आ जाता है गड़बड़, इसके लिए हम बीच सुधारते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, सॉरी इसके लिए। विद्युत बल यानी बल का मतलब है फोर्स। फोर्स का यूनिट कौन होगा? न्यूटन। विद्युत आवेश, आवेश में चार्ज, चार्ज का यूनिट कौन होगा? कूलाम होगा। ओके, यानी ए का 2 होगा। ए का 2 कहाँ है आपका? इसमें ऑप्शन है और कहीं है? 2 में ऑप्शन है। और विभव, तो आवेश का यूनिट सी,
तो बी का 3 आएगा। विद्युत विभव, विभव मतलब ये कौन सा हो जाएगा, विभव के लिए फैराडे हो जाएगा और ऊष्माधारिता का न्यूटन हो जाएगा। ऊष्माधारिता का फैराडे हो जाएगा। ऊष्माधारिता का कौन होगा, फैराडे। ओके, ऊष्माधारिता का कौन होगा, फैराडे। विद्युत विभव का कौन होगा, विद्युत विभव का बोल्ट होगा, बोल्ट विद्युत विभव का। एक भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, उसकी कक्षा में निरंतर गति करते रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से होता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण नहीं, सूर्य नहीं, उपग्रह पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगता है फोर्स, जिसके कारण वो क्या करते रहे, रेगुलर चलते रहता है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से ही वह घूमते रहता है रेगुलर 24 घंटा। इसका निरंतर गति करने का है। ये 36,000 किलोमीटर के पर लगभग स्थापित होता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हम लोग जो विभिन्न एक्टिविटी करते हैं ना हाथ से, इससे ऊर्जा मिलता है। ओके, स्वचालित घड़ियों को, कलाई घड़ियों में ऊर्जा हमारे हाथ के लिए विभिन्न संचलन से प्राप्त होती है, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल में यह ऊर्जा क्रिस्टल के से प्राप्त होती है। सामान्य हाथ की चाबी वाली घड़ियाँ स्प्रिंग के स्थिर ऊर्जा के कारण चलती है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, जब पानी ऊपर आता है तो पानी का सतह जो होता है, पानी का वेट ऊपर आते ही भारी हो जाएगा। ठीक है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो जाती है, पानी की सतह से ऊपर आती है तो भारी हो जाएगी। ओके, आर्किमिडीज के सिद्धांत का, पानी की सतह से ऊपर आएगी तो भारी हो जाएगी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। भारहीनता होती है कहाँ, कहाँ होगी भारहीनता होती है, जब जहाँ गुरुत्वाकर्षण शून्य हो। ओके, वहाँ भारहीन होता है, यानी जीरो ग्रेविटी कहते हैं। भारहीनता की स्थिति में इंसान भार महसूस नहीं करता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इनमें से एक वस्तु पृथ्वी पर हो तो दूसरा आकर्षण बल गुरुत्व या ग्रेविटी होता है। कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थ आपका कौन सा होगा, यानी मोरल इलास्टिसिटी देगा तो स्टील आपका रबर से भी ज़्यादा स्टील अथी लम्भेगा। वास्तव में कोई वस्तु पूर्णतः ये इलास्टिक नहीं होता, ना ही पूर्णतः प्लास्टिक या सुघट्टे होते, बल्कि सभी वस्तु इन दोनों सीमाओं के बीच होती है। फिर भी मोटे तौर पर क्वार्ट्ज तथा फास्टर ब्राउज को पूर्णतः प्रत्यास्थ या मोम गीली मिट्टी को पूर्णतः प्लास्टिक माना जाता है। दिए गए विकल्प में सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील का है। ओके, भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करते रहता है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से होता है। किसके कारण होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रभाव से होता है। उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट से पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। यह भू उपग्रह अपने केंद्र में निरंतर गति करते रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, क्योंकि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रेगुलर वह चलते रहता है। पृथ्वी कक्षा में घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित क्या होता है, स्थितिक ऊर्जा होती है। स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिक यानी स्टैटिक एनर्जी होता है घड़ी के स्प्रिंग में। ओके, किसी वस्तु की अवस्था में या स्टैटिक एनर्जी के कार्य करने की क्षमता को स्थितिक ऊर्जा कहते हैं। घड़ी में स्प्रिंग भंडारित रहती है। कक्षा के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है, कक्षा में के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है, कक्षा में त्वरण, बाहरी गुरुत्वाकर्षण का जो त्वरण है वो दोनों का भार क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ओके, यानी बाहर का जो एक्सेलरेशन है अंदर का एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा, तो इस कारण से क्या होगा, कक्षा में भारहीन महसूस करेगा।